ओके। वेलकम डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा यहां पे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर हैं वो अकॉर्डिंग टू लेसन बाय लेसन यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूँ, आज जो अपने यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो लेसन था, इससे पहले जो लेसन था अपना, वो लेसन था 17 लेसन लोकतंत्र के बारे में जो हमने पढ़ लिया। उसकी 3 पार्ट है, कितने हैं? 3 पार्ट हैं। वो अब आज ये हैं, तो मैं संभव प्रयास करूँगा इसी वीडियो में ये लिस्ट पूरा हो जाए। वैसे शॉर्ट ही है, फिर भी प्रयास करेंगे, अगर 2 पार्ट होंगे 2 बना लेंगे। तो देखिए, मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और इसके अर्थ को समझेंगे। तो पृथक्करण का मतलब तो आप वैसे पता ही है, नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग। जब तीनों कोई भी व्यवस्था होती है तो उसको अलग अलग तरीके से बांटते हैं, तो वो पृथक्करण होता है, यानी पृथक करना, अलग अलग करना। तो मोंटेस्क्यू ने शक्ति, राज्य व्यवस्था में जो शक्ति, जिस तरह से शासन व्यवस्था चलती है, वह किसके द्वारा चलाई जाती है, वे जो चलाए जाने वाले जो अंग हैं उसको अलग पृथक करने की जो व्यवस्था है, जो सिद्धांत दिया है, वो मोंटेस्क्यू ने दिया है। तो इसको अपने समझेंगे किस तरह से है। तो देखिए, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हर कभी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अगर बात करें तो आपको नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। सरकार के वो 3 अंग होते हैं। तो नॉर्मली पता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका होती है। क्योंकि ये तीनों की जब हम बात करें तो तीनों ये सरकार कह सकते हैं शक्ति के रूप ही है। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्ति के क्या हैं? रूप है। और तीनों मिलकर ही किसी भी व्यवस्था, यानी कोई भी राज्य है उसकी शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो ये शक्ति के 3 रूप हो गए, ठीक है ना, 3 रूप इस तरह से। तो जो मोंटेस्क्यू है वो ये कहता है कि तीनों अलग अलग हैं, तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे, यानी तीनों का जो अस्तित्व है अलग अलग है। वो इस तरह से मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत बताता है। तो सरकार के वैसे नॉर्मली आपको बताइए 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, सरकार के तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध, मोंटेस्क्यू का जो पूरा जो पार्ट है वो इसी ऊपर है कि इन अंगों के बारे में, यानी सरकार के जो तीनों अंग है वो पारस्परिक रूप में किस तरह से संबंध में रखते हैं, किस तरह से एक दूसरे संबंध होता है उनका। यह समस्या राजनीतिक विज्ञान से अत्यंत विवादग्रस्त रही है, यानी कन्फ्यूजन है कि किस तरह से ये तीनों मिलकर एक व्यवस्था, एक सरकारी व्यवस्था या प्रशासन को चलाते हैं। इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, हम उनमें मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, जो इस बारे में है कि शक्ति, ठीक है ना, जो प्रशासन होता है उसकी शक्ति का किस तरह से संचालन होता है, किस तरह से इनके बीच संबंध पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के ऊपर, ठीक है ना। तो आगे देखना है, मोंटेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थ के रूप में कहें तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र होना चाहिए, यानी अलग अलग, पृथक होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और इसी तरह से उसे अपने कार्य तक सीमित रहना चाहिए, उसके द्वारा दूसरे अंग को प्रभावित नहीं करना चाहिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। तो उनका कार्य से उनके अपने कार्य क्षेत्र सीमित होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब अर्थ की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि मोंटेस्क्यू ने कहा है कि सरकार के जैसे 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो तीनों ही स्वतंत्र रूप में काम करें, ठीक है ना। तीनों ही, इनमें प्रत्येक स्वतंत्र होना चाहिए और उनके अपने कार्य हैं वो सीमित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका का प्रभाव है वो इतना कार्य बढ़ जाए कि न्यायपालिका के ऊपर अतिक्रमण कर दे, या जो व्यवस्थापिका है वह इतनी, इसका क्षेत्र इतना बढ़ जाए, इतनी पावरफुल हो जाए कि न्यायपालिका के ऊपर हावी हो जाए। तो इस तरह से
कहा है कि तीनों अंग अलग होंगे, स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाए, यानी स्वतंत्र रूप में काम करेंगे और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र लिमिट में होना चाहिए, यानी इसका जो कार्य है वो करते हुए ऐसा नहीं कि जो व्यवस्था विभाग की बाउंड्री यानी उसके कार्यों के ऊपर अपेक्ष करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप में कार्य करें और एक दूसरे की जो कार्य करने की जो लिमिट है वो तय होनी चाहिए। इस तरह की जो बात की गई है कि सरकार के शक्ति की जो सरकारी शक्ति की जो रूप है उसमें तीनों जो अंग होते हैं वे स्वतंत्र रूप में काम करें और उनके कार्य क्षेत्र सीमित होने से किसी भी एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारांश कह सकते हैं कि शॉर्ट में हमने समझ लिया है शक्ति पृथक्करण क्या होता है मोंटेस्क्यू के अनुसार। इसको और आगे देखें तो देखना है ये जो सिद्धांत जैसे मोंटेस्क्यू ने दिया है कि भाई अलग अलग अंग के रूप में सभी काम करें, सरकारी अंग है, ठीक है ना, जो शासन के शक्ति के जो रूप है अलग अलग काम करने चाहिए। तो क्या मोंटेस्क्यू ने कहा है या इससे पहले और कई विद्वानों ने कहा है? तो हम यही पढ़ेंगे कि इससे पहले भी बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने शक्ति पृथक्करण या शक्ति के ऊपर अपने विचार दिए हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत का हम यहाँ पे इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतिहास यानी इस सिद्धांत की शुरुआत कहाँ से हुई है या पहले कोई विचार दी है किसी विद्वान ने, तो वो देखिए। यद्यपि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विधिवत एकदम कह सकते ऑफिशियली जो इसको समझाया है या कह सकते जो प्रस्तुत किया है वो मोंटेस्क्यू ने किया है, तो इसलिए ऑफिशियली जो व्यवस्था होती है उसको पहले मान्यता दी जाती है। लेकिन मोंटेस्क्यू द्वारा जो सिद्धांत दिया हुआ है इस सिद्धांत से संबंधित आधारभूत विचार है या जो कह सकते हैं जो बेसिक इस सिद्धांत के जो बेसिक जो नियम है वह नए नियम नहीं, इससे पहले किसी और विद्वानों ने भी इसके बारे में कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने सरकार को अलग अलग बताया था। उन्होंने कहा था कि असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशियरी नामक 3 अलग अलग कह सकते हैं विभागों में बांटा था। मतलब अपने अरस्तु ने भी सरकार की शक्ति के जो रूप है उसको 3 तरह से अलग अलग बताया था। तो इस तरह से ये मोंटेस्क्यू का कोई नया विचार नहीं, इससे पहले अरस्तु ने भी इस बारे में कहा है, लेकिन ये जो मोंटेस्क्यू का है वो ऑफिशियली विधिवत रूप में सही तरह से समझाया गया, इसलिए इसको ज़्यादा यहाँ पे दिया गया। बाकी सबने अपने विचार दिए हैं। तो अगर इससे पहले की अगर देखें तो आपको ध्यान रखना है या इसके बाद की जैसे 16वीं सदी के फ्रेंच विचारक जिन बोधा ने स्पष्ट कहा है कि राजा को कानून निर्माता और न्यायाधीश दोनों के रूप में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिए। जिन बोधा ने ये कहा है कि राजा को कानून निर्माण और न्यायाधीश यानी कानून भी वही बनाए और न्याय भी वही करे, ये व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे वर्तमान में क्या होती है कि कानून बनाने की जो व्यवस्था होती है वह यहाँ पे व्यवस्थापिका द्वारा जो यहाँ पे होती है उसके द्वारा की जाती है। व्यवस्था मतलब कार्यपालिका जो मिलती है कार्यपालिका के द्वारा होता है और न्यायपालिका उसकी न्याय के ऊपर कार्य करने की व्यवस्था करती है। तो अलग अलग कार्य है उनका, मतलब संसद के है जो कानून बनाने का कार्य करती हैं, तो न्यायपालिका उस कानून न्याय को न्याय के रूप में देखती है। तो मतलब ये अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से ये जिन बोधा ने कहा है कि राजा को कानून निर्माण और न्यायाधीश के रूप में दोनों ही कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये जो कह सकते हैं परिस्थिति वो सही अनुकूल नहीं हो पाती है। आगे देखें तो जॉन लॉक के विचार उन्होंने भी कहा है। जॉन लॉक ने कहा है कि कार्यपालिका और विधानमंडल में शक्तियों के पृथक्करण का जोरदार समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि कार्यपालिका और विधानमंडल में कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका जो प्रभाव देखें तो विधानमंडल में उन्होंने इनको पृथक करने पर जोर दिया है कि इनके बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, इस तरह से व्यवस्था है वैसे ही अनुकूल चलेगी। तो ये तो हमने यहाँ पे समझा है और कि भाई विकास अरस्तु से मतलब अरस्तु वगैरह उन्होंने भी दिए हैं, इसलिए ये नवीन विचार नहीं है लेकिन इन्होंने एक विधिवत रूप में दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे शक्ति पृथक्करण क्या है। आगे देखिए आप शक्ति पृथक्करण सिद्धांत हम पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू के विचार। यानी मोंटेस्क्यू के अनुसार शक्ति पृथक्करण के बारे में जैसे तो हमने समझ लिया है लगभग कि उन्होंने क्या किस तरह से ये बात कही है, अपने विचार दिए कि शक्ति का व्यवस्था। अब इसको और अच्छे से हम कह सकते विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है
कि मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है जिसके अंदर उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को विधिवत रूप में समझाया है। तो आपको वो ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्पिरिट ऑफ लॉ, ये जो पुस्तक है वो मॉन्टेस्क्यू की है और इस बारे में उन्होंने समझाया है कि भाई ये जो पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ, और ये 1748 के आसपास ये बुक जो है जो इसके अंदर विचार दी यानी लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुस्तक अगर आपके छोटा प्रश्न मुझे लग रहा है कि अगर आए तो ये प्रश्न जरूर पूछेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के बारे में जो सिद्धांत दिया है वह उसके किस पुस्तक के द्वारा उन्होंने इसको समझाया है या विधिवत रूप में प्रस्तुत किया है। तो आपको बताना है इसकी पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है ना, जो कब 1748 में यह उसने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉन्टेस्क्यू अपने देश फ्रांस में उस समय लुई 16वें का राज्य था। जब मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो उस समय लुई 16वें का राज्य था, मतलब वो राज कर रहा था। तो प्राय ये कहा करता था कि वह जो लुई 16वें, तो वो ये कहा करता था कि आई एम द स्टेट, मतलब मैं खुद ही राज्य हूँ। वो राजा इस तरह से कहता था, और जिसका विचार है कि राजा की इच्छा कानून होती है, मतलब सभी के ऊपर राजा है। और राजा जब ये कहता है कि आई एम द स्टेट यानी मैं राज्य, उसका मतलब राज्य के सर्वोपरि जो इच्छा है वो राजा की होती थी। तो इस तरह से वो फ्रांस से निकल के जब वो इंग्लैंड आए, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करें मॉन्टेस्क्यू जब इंग्लैंड आए 1726 में, तब ध्यान रखना इंग्लैंड गए मॉन्टेस्क्यू। इंग्लैंड की तत्कालिक सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखकर, वहाँ पर इंग्लैंड में कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब मॉन्टेस्क्यू 1726 को इंग्लैंड गए तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमें बात करें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी नामों में। तो देखिए राजतंत्रात्मक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर, यानी जब वे ब्रिटेन गए तो वहाँ की जो, जैसे फ्रांस में थे, फ्रांस से ब्रिटेन गए तो वहाँ की जो व्यवस्था देखी उन्होंने कि ब्रिटेन में कैसा राज था, मतलब रॉयल फैमिली की तरह वो राज वहाँ पे हो रहा था, मतलब राजाओं का शासन था, ठीक है ना। तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो वहाँ की तत्कालिक राज व्यवस्था को देखकर मॉन्टेस्क्यू इस निर्णय पर पहुंचा, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर मॉन्टेस्क्यू इस निर्णय पर पहुंचा कि इंग्लैंड में राज शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित नहीं है, वरन उसका पृथक्करण हो गया है। उन्होंने कहा, इंग्लैंड में पहुंचने के बाद उसने कहा कि यहाँ पर शक्ति राजा के पास नहीं है। शक्ति है जो, मतलब जो वहाँ पे जो शासन चल रहा है इंग्लैंड में, ठीक है ना, शासन व्यवस्था, तो वह शासन व्यवस्था है वहाँ के राजा के हाथों में केंद्रित नहीं है। वहाँ पर शक्ति शासन व्यवस्था राजा के पास या राजा के हाथों में केंद्रित नहीं है। इसको यहाँ पे लिखेंगे केंद्रित नहीं है, मतलब राजा है वो पावरफुल नहीं है वहाँ पे, और इस तरह से वरन उसका पृथक्करण हो गया है, वरन उसका पृथक्करण हो गया है, ठीक है। पृथक्करण हो गया है, इसका मतलब है कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था उत्तमता और नागरिकों की स्वाधीनता का रहस्य यही है।
मतलब इंग्लैंड में बहुत अच्छी सी शासन व्यवस्था का होने का कारण इंग्लैंड इस वजह से क्या है, इस वजह से वो मानता है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो व्यवस्था है वह उत्तम है तथा नागरिकों को स्वायत्ता, मतलब आज़ादी पूर्ण रूप में इससे छूट है, स्वायत्ता प्राप्ति का यह रहस्य है। अब देखो मैं ये इतना टाइम क्यों लिया यहाँ पे लिखने में, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो मॉन्टेस्क्यू वो फ्रांस के थे, और फ्रांस में जब वो फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू थे उस समय की बात करें तो वहाँ पे राजा था लुईस 16वें। कौन राजा थे यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं। तो लुई 14वें, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लुई यहाँ पे राजा है लुई 14वें। तो ये उस समय यानी फ्रांस में ये राजा था लुई 16वें, और वे ये मानता था कि राज्य की जो शक्ति है वह सिर्फ राजा के पास, यानी वह खुद को कहता था कि आई एम द स्टेट, यानी मैं खुद राजा हूँ और मेरी इच्छा ही राज्य की इच्छा है। इस तरह से वहाँ पे राजा एकदम सबके ऊपर हावी था, लोगों को इस तरह की छूट नहीं थी। लेकिन जब वो वहाँ से इंग्लैंड आया 1726 में, तो वहाँ इंग्लैंड की सत्ता कैसी देखी उसने, राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखी, यानी राजा की व्यवस्था तो है लेकिन वहाँ पे लोगों को ज़्यादा छूट है। मतलब यहाँ पर शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित नहीं, वरन उसका पृथक्करण हो गया है। शक्ति ये राजा से कहाँ किसके हाथों में हो गई है, वहाँ की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था उस तरह से वहाँ पे देखी गई है। तो इस तरह से क्या है कि वो मानता है कि इंग्लैंड में उत्तम व्यवस्था क्यों है, क्योंकि वहाँ पे नागरिकों को स्वायत्ता दी गई, यानी ये रहस्य है कि वहाँ पे राजा होते हुए भी जो ज़्यादा अधिकार है वो जनता को दिए गए हैं। तो इस तरह से ये कंपैरिजन करते हुए ये कहता है कि राजा को सब शक्ति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। तो जैसे आप ये समझ गए हैं, तो इस तरह से मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि भाई पूरी शक्ति एक राजा के हाथों में होती तो प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से जब इंग्लैंड गया तो वहाँ पे देखा कि जो व्यवस्था तो राजतंत्र में, लेकिन शक्ति है वो पूरी तरह राजा के हाथों में नहीं है, वहाँ की जन सामान्य है वो शक्ति का उपयोग कर रही है। तो इस तरह से वहाँ पे एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो परिवर्तन देखा कि शक्तियों का पृथक्करण हुआ है, तो उन्होंने इस तरह से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया कि भाई शक्ति है वो एक ही हाथों में केंद्रित नहीं हो, और शक्तियों का जो बंटवारा यानी पृथक होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था। इस तरह से सिद्धांत उसका हुआ और इस तरह से उन्होंने अपने विचार दिए। तो इस तरह से आगे देखना है। तो ये जैसे हमने समझ लिया है, तो उसने स्वदेश लौटकर स्पिरिट ड्यूलियस यानी ये पुस्तक लिखी थी। फिर वापस जो फ्रांस आया तो सब उसके बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि भाई शक्ति पृथक्करण है वो बहुत अच्छा ही व्यवस्था है, इसी राज्य में एक सही व्यवस्था होती है जैसे ब्रिटेन में हुई। तो उन्होंने वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए लिखा था। तो उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा, यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए, यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में हो जाए तो कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं रहेगा। मतलब राजा है जिसके पास कार्यपालिका की और व्यवस्थापिका दोनों शक्ति उसके पास है, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती। ये बात मॉन्टेस्क्यू कहते हैं जब वहाँ पे जाने यानी वहाँ अवलोकन करने के बाद आए, क्योंकि वह इस बात का भय उत्पन्न होता है। ये फिर आगे कह रहे हैं, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न होता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून न बनाए। फिर कहता है कि ज़्यादा शक्ति अगर किसी के पास होती है तो ऐसे कानून न बनाए, या हो सकता है वो ऐसे कानून भी बना ले जिसके पास ज़्यादा पावर आ जाए। सभी पावर अगर उस व्यक्ति के पास हो तो वो अत्याचारी हो सकता है। इसलिए शासन चलाने की जो शक्ति है वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण मतलब पृथक होना चाहिए। एक शक्तियों का जो जमाव है राज्य व्यवस्था को चलाने का वो पृथक होना चाहिए, शक्ति है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में न होनी चाहिए। इसी तरह यदि न्याय संबंधी शक्ति को न्याय यानी न्यायपालिका कार्य होता है, लेकिन न्याय संबंधी शक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से पृथक नहीं किया जाए तो स्वतंत्रता संभव नहीं होती है और न्याय भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जैसे बताया न्याय करना न्यायपालिका का कार्य होता है, लेकिन वह न्याय संबंधी जो कार्य है वह भी अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिया जाए तो फिर राज्य में व्यवस्था है वह स्वतंत्र रूप में नहीं हो पाएगी। क्योंकि राज्य है वो कानून व्यवस्था जो कानून बना रहा है वो गलत होंगे तो भी उसको निर्णय देखने वाला न्यायपूर्ण देखने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह आगे वे कहते हैं, यदि न्याय शक्ति
व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ दी जाए तो प्रजा के जीवन उसकी स्वतंत्रता स्वेच्छारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि दिशा में न्यायकर्ता ही कानून निर्माता भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये कह रहा है कि अगर कार्यपालिका ना होकर के कार्यपालिका का कार्य भी व्यवस्थापिका का कार्य भी न्यायपालिका करे, तो इस तरह से न्यायपालिका है उसके क्षेत्राधिकार बढ़ जाते हैं और वह न्यायकर्ता से ज़्यादा कानूनकर्ता हो जाएगा। तो न्याय का ये कार्य है वो नहीं हो पाएगा परिपूर्ण रूप में। तो ये कह रहे हैं कि जो जिसका काम है उसको ही करना चाहिए। जैसे कार्यपालिका कार्य है तो कार्यपालिका करे, व्यवस्थापिका का व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के न्याय संबंधी कार्य वो करे। इस तरह जो पृथक होना चाहिए वो उन्होंने इस तरह से समझाया है। यदि इस तरह से यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे, एक ही व्यक्ति या समुदाय वो तीनों काम करने लगे, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का, तो उन्हें लागू करें तो विवादों का निर्णय करने और स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और इस तरह से भ्रष्टाचार या अव्यवस्था राज्य में उत्पन्न हो जाती है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक हाथों में एकत्रित होना, तो क्या होगा, शासन है वो अत्याचारी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये समझ जाना है, जैसे मैंने ये बता दिया है कि मोंटेस्क्यू ने ये सिद्धांत क्यों दिया। जहाँ पे वो यात्रा की, यात्रा करने के बाद आया तो वो यात्रा की तो वहाँ पे उसने ब्रिटेन का जो शासन व्यवस्था था उससे वो प्रभावित हुआ और उसने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, क्योंकि शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है तो वो अत्याचारी हो सकता है या फिर उस क्षेत्र का व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्था नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये हमने समझ लिया कि शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है उसके बारे में मोंटेस्क्यू क्या कहता है। अब ये सिद्धांत उसने दिया, अब इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा, ये सिद्धांत जब उसने दिया इस पुस्तक में और इस जन सामान्य के तौर पे ये फैला, तो इस सिद्धांत का क्या प्रभाव हुआ, क्या किसी राज्य ने इस सिद्धांत को अपनाया या किसी राज्य में इससे प्रभावित कुछ लोग कोई व्यवस्था बदली या नहीं बदली, तो वो हम आगे देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के मोंटेस्क्यू के दिए गए सिद्धांत से क्या प्रभाव हुए। आगे हम देख रहे हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है जब मोंटेस्क्यू ने दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तत्कालिक राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यानी तत्कालिक उस समय की जब मोंटेस्क्यू ने प्रभाव जो सिद्धांत दिया उस समय के जो राजनीतिक दृष्टिकोण जो थे, राजनीतिक समाज था, उसमें तत्कालिक प्रभाव पड़ा। तो ये लिखना है कि तत्कालिक राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट एक देखिए कि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वहाँ की जो व्यवस्था थी उस समय की, उस समय जब मोंटेस्क्यू की बात जो सिद्धांत दिया उस समय के जो राज्य थे वहाँ पे मोंटेस्क्यू सिद्धांत को अपनाया, तो मतलब ये जो लागू किया गया या उनका प्रभाव है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा पड़ा। तो इसके बारे में आगे देखिए, विशेष रूप से फ्रांस और अमेरिका की शासन व्यवस्था पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं विशेष प्रभाव कहाँ पे पड़ा। तो विशेष प्रभाव कहाँ पे पड़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फ्रांस और एक अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था पर मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया हुआ ये सिद्धांत काफ़ी गहरा असर वहाँ पे छोड़ दिया, यानी राजनीतिक व्यवस्था इससे प्रभावित हुई। अब क्या हुआ तो देखिए, जैसे आपको पता है 1789 की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 हुई थी और उसमें क्या हुआ था, जैसे अगर आपको पता है तो उसमें वहाँ के जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी
तो इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध किया, लोगों ने उस सत्ता को वहाँ से उखाड़ फेंक दिया और लोगों ने अपनी कह सकते हैं अपनी जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो वहाँ पे स्थापित करी। तो इस तरह से ये एक प्रभाव हुआ, एक इफेक्ट पड़ा, क्योंकि 1789 क्रांति यानी ये उसके बाद प्रभाव की बात है। तो इस तरह से मानवीय अधिकारों की जो घोषणा हुई उसमें कहा गया कि जिस देश में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था नहीं है उस देश में संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। तो इस तरह से ये फ्रांस पे जरूर पड़ा और वहाँ पे क्रांति हुई, वह एक इसका ही कह सकते प्रभाव था। इसी तरह हम बात करें, जैसे मैंने दो यहाँ पे बात करी है, तो नेक्स्ट आपको देखना है कि 1791 में संविधान द्वारा फ्रांस में फिर क्या हुआ। जैसे 1700 पहले राजा का शासन था, तो राजा है वो बहुत प्रभावशाली शक्ति था, तो लोगों शोषण हो रहे, तो इसलिए वहाँ पे विद्रोह हुआ, क्रांति हुई और सत्ता पलट गई। तो तब उसके बाद 1791 में संविधान बना वहाँ पे, और संविधान के द्वारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को फ्रांस में शक्ति के पृथक्करण की तरफ व्यवस्था, यानी तीनों को अलग अलग व्यवस्था के तौर पे वहाँ पे स्थापित किया। और आज भी फ्रांस में विद्यमान प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था इस सिद्धांत के प्रभाव से परिचित है। मतलब वहाँ पे सरकार का कार्य अलग है, न्याय का कार्य अलग है, यानी अलग तरह की व्यवस्था स्थापित होगी, जो आज भी मोंटेस्क्यू का प्रभाव देखा जाता है। दूसरा अमेरिका का देखें तो अमेरिकी संविधान निर्माता शक्ति पृथक्करण से विशेष प्रभावित थे। इसी प्रभाव के कारण उसने संसदात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अधिशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। इस वजह से ही यहाँ पे इस व्यवस्था से ही वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था का रूप पाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का रूप देखा गया है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, ये वहां पे प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से संसदात्मक व्यवस्था न करते हुए मतलब अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया है, तो संसदात्मक व्यवस्था के बजाय अध्यक्षात्मक व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया है। और बात करें फिलाडेल्फिया की, तो फिलाडेल्फिया में तो एक प्रमुख सदस्य वहाँ का था मेडिसन, उसने तो बार बार कहा था कि हम निरंतर मोंटेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ले रहे हैं, कि उन्होंने जो कहा उनको हम उनके विचारों को बार बार आपको याद मतलब जनता को याद दिला के अपना रहे हैं। इस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है वो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पे मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत काफ़ी प्रभाव पड़ा राजनीतिक क्षेत्र में वहाँ पर। तो ये आप समझ गए होंगे कि अलग अलग जिस तरह से मोंटेस्क्यू ने सिद्धांत तो दिया शक्ति पृथक्करण के बाद, तो क्या महत्व था वो उन्होंने विचार भी बता दिए और फिर कहाँ पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। तो अब हम देखते हैं क्या वास्तव में ये सिद्धांत वर्तमान समय में इतना उपयोगी है या उसमें भी कुछ कमी है। मतलब आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे हम। आलोचनात्मक परीक्षण के तौर पे आप यह देखना है कि आप अब समझ जाएंगे कि ये जो सिद्धांत है उसमें कितना महत्व है इस सिद्धांत का और क्या कमी है जो इस सिद्धांत के अंदर मोंटेस्क्यू के द्वारा दी गई सिद्धांत में कमी रह गई है। ठीक है, पहले हम सिद्धांत की आलोचना करते हैं। कुछ नेगेटिव जो कमियां रह गई है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की आलोचना की। तो अब आपको ध्यान देना है कि उस समय की जब मोंटेस्क्यू थे और उनके सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा, तो उस समय की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लोगों ने मोंटेस्क्यू सिद्धांत को पूरे तहे दिल से अपनाया और ये वहाँ पे कारगर भी हुआ, लाभदायक भी हुआ। तो उस समय की परिस्थितियाँ, लेकिन वर्तमान में क्या ये सिद्धांत वास्तविकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ कमियाँ हर एक में रहती है। तो मोंटेस्क्यू सिद्धांत की क्या कमियाँ थी वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखा जाएगा पहला जो आलोचनात्मक पॉइंट है, हम पॉइंट के बाद ही यहाँ पे समझेंगे। तो पहला पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। पहला जो इसका आलोचनात्मक पॉइंट है वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से ही ये सिद्धांत गलत है। गलत क्यों है, तो देखिए मोंटेस्क्यू के कथा अनुसार उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने ये सिद्धांत दिया, क्यों दिया, क्योंकि वो ब्रिटेन गया और वहाँ की व्यवस्था से वहाँ का अनुभव करके उसने ये दिया। तो इस तरह से आलोचक ये कहते हैं कि मोंटेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान को गलत अध्ययन किया, यानी जिस तरह से वहाँ पे ब्रिटेन को उसने समझा पूरी तरह से उसने ये सिद्धांत को नहीं समझा, कुछ कमियाँ इसमें थी। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर नहीं थी। और ये जो आलोचनात्मक जो विद्वान है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो कहता है कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण हुआ है, तो विद्वान कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है, वहाँ पे शक्ति पृथक्करण है ही नहीं।
ठीक है। तो इस तरह से उसने जो ये सिद्धांत का जो ऐतिहासिक रूप ग्रहण किया है, उसकी जो स्टार्टिंग जो फेज जो स्टार्टिंग जो निर्माण देने का जो चरण है वही गलत है, क्योंकि इसने जो ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की जो बात कही है, तो विद्वान कहते हैं कि ब्रिटेन में कभी भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वहाँ पे देखा गया ही नहीं है। तो इस तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से ये सिद्धांत जो बना है इतिहास की दृष्टि से, तो ये गलत विचार यहाँ पे हैं। दूसरी इसकी आलोचना का पॉइंट यहाँ पे देखें तो है शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं। यानी यहाँ पे विद्वान ये कहते हैं, आलोचक विद्वान, कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो ये तीनों जो शक्ति के रूप हैं, सरकारी अंग के जो रूप है, जिस तरह से शासन व्यवस्था चलती है, तो तीनों को पूरी तरह से पृथक नहीं किया जा सकता। तीनों अलग स्वतंत्र रूप में रहकर, पूरी तरह अलग रहकर ये पूर्ण सही से काम नहीं कर सकते, क्योंकि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो देखें, जैसे जो आलोचक है उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और ये अंग एक दूसरे से मिलकर, यानी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हुए काम करते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे एक शरीर है तो हाथ है, उसका काम है, आंखों का जो काम होता है, पैरों का जो काम होता है, तो ये सब मिलकर शरीर को एक पूर्ण बनाते हैं और कोई भी काम है वो सही से होता है। सिर्फ अगर हाथ को अलग करते तो वो शक्ति का पृथक्करण, अगर मोंटेस्क्यू को बात है तो हाथ को अलग कर दें तो वो कोई काम कर पाएगा, किसी को नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा शरीर के सभी अंग है वो मिलकर जब काम करते हैं तो ही कोई काम सही होता है। तो जब ये बात हम यहाँ पे गौर करें तो विद्वान ये कह रहे हैं, तो इस तरह से राज्य के तीनों अंग है, ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो तीनों को अगर पृथक कर दिया जाए, शरीर की तरह अगर अलग अलग अंग कर दिए जाए तो उस शरीर का महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शक्तियों का पृथक्करण होने से, पूरी तरह पृथक्करण होने से राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि शक्तियों का पूर्ण तरह से पृथक हो जाए, क्योंकि सभी कहीं भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कहीं ना कहीं दोनों ये जो तीनों हैं आपस में जरूरत पड़े तब मिलजुल कर व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो इस पर पूर्ण पृथक्करण का अर्थ है कि अंग को निरंकुश बनाए, जो किसी भी दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक साथ तीनों संपूर्ण शक्तियों के रहने का शासन कार्य ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो सकता। प्रत्येक अंग को उसके क्षेत्र में प्रभु मानना घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए चाहने वाले भी ये कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप में परिपूर्ण नहीं हो पाता है। शक्ति पृथक्करण संभव नहीं है परिपूर्ण रूप में, क्योंकि मिलकर ही कोई व्यवस्था, कोई संचालन, जो गतिविधि है राज्य की, वो तभी प्रभावी रूप से चल सकती है जब तीनों आपस में मिलकर, जरूरत पड़े तब मिलकर काम करें। इस तरह से आगे देखना है कि शक्ति विभाजन सिद्धांत ने सबसे अधिक प्रभावित देश संयुक्त राज्य अमेरिका में इस सिद्धांत का पालन करना संभव नहीं, यानी पूरी तरह ने उसने इस सिद्धांत को नहीं माना है। यह दृष्टांत शक्ति विभाजन सिद्धांत की अव्यवहारिकता का परिणाम है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है। तो नेक्स्ट देखना है कि शक्ति पृथक्करण अवांछनीय का मतलब ये यहाँ पे कहा गया है कि इसकी शक्ति पृथक्करण पूरी तरह से होना भी जरूरी नहीं है और ये इच्छा के अनुकूल नहीं है। इसके बारे में देखें, शक्ति पृथक्करण को अपनाना न केवल असंभव वरन अवांछनीय भी है। सरकार एक शरीर की भांति है और विभिन्न विभाग उसके अंग हैं। सरकार शरीर की भांति है और शरीर के अंग इसी तरह, जो सरकार के भी जो अंग है वो उसके विभाग होते हैं। यदि शरीर के अंगों को एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे से असंबद्ध कर दिया जाए तो उसके कार्य करने की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है शरीर की। इसी प्रकार यदि सरकार के प्रत्येक अंग का पृथक्करण कर दिया जाए, यानी कार्यपालिका, व्यवस्था, न्याय, तीनों को अलग अलग पृथक कर दिया जाए काम करने के लिए, तो शासन उचित रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। इस तरह से शक्ति पृथक्करण करना अनुकूल नहीं है, उचित नहीं, यानी अवांछनीय है। ये ध्यान रखना है इस बारे में। आगे देखिए, जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है, इससे पहले मैं बता देता हूं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है, सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता का अनिवार्य अर्थ होगा निरंतर गतिरोध। अगर सभी को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दें तो गतिरोध होने की संभावना भी कभी देखी जा सकती है। तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त कर देता है। इस प्रकार कार्यपालिका पूर्णतः स्वतंत्र हो सकती है और व्यवस्थापिका के प्रति उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो सकता है। जैसे अभी वर्तमान में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
तो जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व रूप में काम करती है। अगर सभी को स्वतंत्र कार्य करने दिया जाए तो जो कार्य करेगा अगर गलत कार्य भी कर रहा है तो उसका उत्तरदायित्व जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह से पृथक्करण संभव नहीं है। न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का अंत, चौथा पॉइंट है न्यायपालिका की कुशलता एवं निष्पक्षता का अंत हो जाएगा। अगर मोंटेस्क्यू के सिद्धांत को पूरी तरह से अपना लिया जाए तो आलोचक ये कहते हैं कि न्यायपालिका सही तरह से सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, वह सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाएगी और जो उसका जो निर्णय है वो पक्षपात रूपी हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि सभी अलग अलग कर दिया जाए, पृथक्करण कर दिया जाए तो न्याय देने वाले न्यायाधीशों का चुनाव लोग करेंगे। जब अगर न्यायाधीश को चुनाव करें और लोग ही न्यायाधीश की व्यवस्था बनाए तो इसमें जो न्याय करने वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा? पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। वह कह सकते हैं कि जो उसको सुन रहे हैं वो उसके प्रति स्नेह भाव रखेगा, तो इसलिए जो निर्णय देने का जो कार्य है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। क्योंकि वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि कार्यपालिका के जो व्यवस्था है इसके प्रति न्यायाधीश को सुनने की जो प्रक्रिया है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मिलकर उस व्यवस्था को पूर्ण बनाती है, न्यायपालिका का सहयोग करती है। जब जनता इसमें पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए तो इसका जो औचित्य है वो समाप्त हो जाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो डिस्कस करें तो तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि मोंटेस्क्यू कहते हैं कि सरकार की जो शक्ति है, सरकारी शक्तियों के जो अंग है तीनों को अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो तीनों को अलग कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों के पास सेम पावर है, तीनों के पास सेम पावर तो नहीं है। तो इसलिए जो आलोचक कहते हैं कि तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता है, इसलिए अगर उनको पृथक करते हैं तो कोई शक्ति का ज़्यादा उपयोग करेगा और कोई कम करेगा, तो यह असमानता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शक्ति पृथक सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सरकार के तीनों विभाग समान रूप से शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तीनों पूर्ण रूप में समान शक्तिशाली नहीं होते हैं और इसलिए लॉस्की ने यह कहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्थापिका द्वारा घोषित गई इच्छा में निहित होती है। तो इसलिए शक्ति पृथक्करण ये व्यवहारिक रूप में भी सही नहीं बैठता है। नेक्स्ट देखें, नेतृत्व का अभाव। अगर शक्ति पृथक्करण कर दिया जाए तो अब सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी, व्यवस्थापिका करेगी या न्यायपालिका? तो इस तरह से जब शक्ति का पृथक्करण ना होकर सहयोग हो तो सब मिलकर व्यवस्था का नेतृत्व करते, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था या सरकार का। लेकिन सभी तीनों पृथक हो, तीनों स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे तो उस व्यवस्था का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें नेतृत्व का अभाव है जब इस सिद्धांत को अपनाया जाए। और ये सिद्धांत स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है, क्योंकि सभी अगर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं तो उनके कार्य करने की जो चाहत होती है, जो क्षेत्र होता है वह सीमा लांघ देता है, यानी उसकी जो बाउंड्रीज है उससे ऊपर चला जाता है। तो ये अनुकूल नहीं है, नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाती है जो इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे देखे वो तो क्या है? शक्ति पृथक्करण की आलोचना के पॉइंट। अब हम देखते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आपके पास ये 2 मिनट का अभी टॉपिक रह गया है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे शक्ति पृथक्करण का महत्व क्या है, क्योंकि इसके बारे में समझ लिया, इसके जो मोंटेस्क्यू अनुसार जो विचार थे वो समझ लिए, इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा वो समझ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे आलोचना के बाद महत्व। यानी इस सिद्धांत का महत्व क्या है, ठीक है ना? क्योंकि आलोचना देखी गई है लेकिन इस सिद्धांत की कुछ उपयोगिता भी है जो उसके हम महत्व को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखना है पहले, सबसे पहले कि पहला तो महत्व ये है कि सिद्धांत की आलोचना से संबंधित बहुत सी बातें कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज है। यानी कहने का मतलब है कि जानबूझकर या अनजाने में ही मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की गलत व्याख्या की है। जानबूझकर इसने इस तरह की व्यवस्था नहीं की है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। उसने तो ब्रिटेन की व्यवस्था को देखा, उसी अनुकूल उसने अपने विचार दिए, तो जानबूझकर इस तरह के नियम उसने नहीं दिए हैं। तो इसलिए कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की एक विशेष रूप से आलोचना कर दी
और पृथक्करण जितना कठोर है उतना कठोर नहीं है। उसने अपने जो विचार है वो तत्कालिक परिस्थिति को देखते मोंटेस्क्यू ने दिए थे। तो इसलिए उसे शासन को तीनों विभागों में विभाजित करने की बात कही है। क्यों कही थी? उसने इसलिए कही थी क्योंकि राजा होता है वो निरंकुश हो जाता है और उसके पास जो शक्ति होती है ज़्यादा, तो वो इस तरह से क्या कर सकता है कि अपनी मनमानी कर सकता है। लोग और वहाँ राजा है के अंतर्गत जो राज्य के अंदर जो प्रजा दुखी होती है, तो इस तरह से उसने फिर क्या किया, निरंकुशता को अंत करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। तो व्यवहारिकता के तौर पर इसने ये नहीं बताया था। वर्तमान में जब ये सिद्धांत को अपनाया जाए तो ये लागू नहीं होता है। ये उस समय की परिस्थिति थी, इसलिए इसका महत्व उस समय ज़्यादा था। दूसरा इसका महत्व ये है कि शक्ति विभाजन सिद्धांत को नितांत महत्व ही नहीं समझा। इसमें ऐसा नहीं कि सिद्धांत दिया है तो आज के समय इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व जरूर है। अब महत्व क्या, तो देखिए मेडिसन ने इस कथन में एक महान सत्य छिपा हुआ, वो उसने कहा है कि एक ही आत्मा में समस्त शक्तियों का एक केंद्रीकरण आयतिथि परिभाषित होता है। तो ये कहा है कि शक्ति का एक आत्मा में अगर केंद्रीकरण कर दिया जाए, सब शक्ति अगर एक व्यक्ति को ही दी जाए तो वो तानासा हो जाएगा। इसलिए मोंटेस्क्यू ने उस समय ये शक्ति है वह सब में बांट दी थी, पृथक्करण कर दी थी। और वर्तमान में भी आपने देखा गया है शक्ति है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण का रूप है, सभी के पास शक्ति होती है। इस तरह से कहीं ना कहीं ये एक गुण है इसका। नेक्स्ट देखना है, शक्ति विभाजन सिद्धांत इसी रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतिपादन भी करता है। और ये सिद्धांत है कि कहता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना चाहिए, ये पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सिद्धांत इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपनाया गया है। नेक्स्ट है, शासन की प्रशासन क्षमता में सुधार करने के लिए शक्ति विभाजन सिद्धांत को आंशिक रूप में अपनाना दिखाना आवश्यक है। यानी ये कह रहे हैं कि शासन को, यानी जो सरकारी व्यवस्था है उसको सुधारना है तो शक्ति का केंद्रीकरण करने की बजाय थोड़ा सा पृथक्करण होना चाहिए ताकि प्रशासन व्यवस्था उत्तम रूप में चल सके, राज्य की व्यवस्था है। और मोंटेस्क्यू ने इन विचारों का मोंटेस्क्यू के इस विचारों से ही फ्रांस में क्रांति हुई थी और लोगों को उनके अधिकार मिले। अमेरिका में भी स्वतंत्रता की घोषणा इसी आधार पर हुई थी। तो इस तरह से कह सकते हैं मोंटेस्क्यू के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका महत्व जरूर है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मोंटेस्क्यू के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भारत में किस तरह का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पाया जाता है। भारत के संदर्भ में शक्ति पृथक्करण देखिए, भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत यानी मोंटेस्क्यू के जो छवि है उसका प्रभाव है कहाँ तक भारत में देखा जाता है। तो देखिए, इंग्लैंड के समान ही भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल संसद वाली व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका को अलग नहीं किया गया है। सभी स्वतंत्र तो हैं लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका कभी गलत कानून बनाए तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मिलकर जब कानून व्यवस्था का कार्य करती है तो गलत कानून अगर बनाया जाए तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है, उसको रद्द करती है। और न्यायपालिका का क्षेत्र बढ़ जाता है तो व्यवस्थापिका उसको सीमित करती है। इस तरह से ये तीनों जो मिलकर एक व्यवस्था बनाए रखते हैं। और ये भारत में भी इस तरह की व्यवस्था है जैसे ब्रिटेन में है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही होता है और कार्यपालिका जो बनती है सरकारी तंत्र के अंदर देखें तो कार्यपालिका का निर्माण भी कहाँ से होता है, व्यवस्थापिका से ही होता है। और यहाँ पे कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नेतृत्व का भी कार्य करती है और कार्यपालिका है फिर वह व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। जब उससे ही बनेगी कार्यपालिका फिर उसकी व्यवस्थापिका का नेतृत्व करेगी। और आगे देखना है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका प्रधान और न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण भी करती है और न्यायपालिका भी यानी कह सकते हैं कि आपस में मिलकर ये एक तरह की व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका कानूनों के संविधान। और फिर ये क्या है कि जैसे जो कार्यपालिका है वह कोई ऐसे कानून बना दे जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका उसको अवैध और रद्द घोषित कर सकती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आगे देखना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में शासन के तीनों विभाग हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीनों अलग हैं, लेकिन प्रशासन के इन तीनों विभागों में पूर्ण पृथकता ली है। लेकिन व्यवहार में देखें जब देश चलाना हो, शासन चलाना हो तो तीनों पृथक नहीं सहयोग रूप में काम करती है। तो इन जो अंग है पृथक्करण कार्यपालिका न्यायपालिका ये स्वतंत्र रूप में पूर्ण पृथक रूप में काम नहीं करती है बल्कि मिलजुल के एक व्यवस्था को पूर्ण बनाती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए हैं ये जो अपना मोंटेस्क्यू का पृथक्करण सिद्धांत हम इसी एक ही वीडियो में इसको पूरा किया है। इससे हमने कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट हम लेके आएंगे 19 लेसन। तब तक आपको समझना है और
जो भी कन्फ्यूजन है आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।